Hi, good evening to all my medical aspirants. Okay, so today we are going to start our ionic or covalent bond. कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था. I know I had some work and मुझे मालूम है ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है, बट वॉट टू डू, आई एम डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ. तो कुछ था, थोड़ा सा था प्रॉब्लम, बट नाउ इट्स फाइन. ओके, सो हमारे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझते हैं. तो हमारे कोसेल और लेविस, जैसे आपने जो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है. तो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? अभी तक हमने किसको ड्रॉ किया? जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे उसको ड्रॉ करने की टेक्निक को हमने समझा. हाउ टू ड्रॉ डैट, मतलब सिंगल बॉन्ड अगर बनते हैं तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं तो कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं तो आपके कितने होते हैं. सो यहाँ से आपकी क्या हो रही है? तो फॉर्मेशन ऑफ एक आयनिक बॉन्ड. तो इसमें आपके कुछ डिपेंड करती है जैसे किस चीज़ पे. तो सबसे पहला एक ऐसा एलिमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, टेंडेंसी हो या तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करना. चाहे वो इट डजेंट मैटर, मतलब वो अपने न्यूट्रल एटम से वो क्या बना सके, या तो पॉजिटिव एटम को बना सके या फिर नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कर सके. द सेकेंड पॉइंट इज कि आपकी अरेंजमेंट जो भी होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का, किसमें? सॉलिड में. डैट मीन्स हम उसे क्या कहते हैं? लैटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड. तो इस तरीके से क्या होती है, आपकी उसकी चार्जेस भी डेवलप होनी शुरू करती है, मतलब वो किस तरीके से आपके अरेंज होते हैं. तो जो भी आपकी फॉर्मेशन होती है पॉजिटिव आयन की, तो उसमें हमारा क्या प्रोसेस होता है? तो आयनाइजेशन होती है. डैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रल एटम से क्या कर लेते हैं हम? अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं. एंड आपकी नेगेटिव में क्या होती है? तो इसमें एडिशन हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें? न्यूट्रल एटम में. जैसे कि एम को, यहाँ पे एम कोई एलिमेंट है जो कि क्या कर सकती है? आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है. डैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आएंगी. वैसे ही अगर एक एलिमेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो रही है, वो गेन कर रही है, तो डैट विल शो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज आउट करेंगी तो कौन सी आपकी एंथैल्पी होंगी? तो डैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. तो अब जब यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी आयंस बन चुके हैं. अब जब आयंस के बीच में क्या होती है, मतलब पूरा इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया. कोवेलेंट में क्या हो रही थी? तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी. बट इन दिस देयर इज नो एनी शेयरिंग. यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की. बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? आपके पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर डोनेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे? एक आयनिक बॉन्ड. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड. अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगी आपकी, जिसको हम लोग डेल्टा EGH बोलते हैं, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये एंथैल्पी चेंज को बताएगी. किसमें? जब एक गैस फेज में एक एटम रहता है, किसमें? एक ग्राउंड स्टेट में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाता है. और जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस होती है, समटाइम्स ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है. मतलब डैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, और कह सकते हैं उसकी डिमांड क्या है रिएक्शंस की. सो इट कैन बी एक्सोथर्मिक एज वेल एज और एंडोथर्मिक. और आयनाइजेशन जो होगी हमेशा ये क्या होगी? इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. ये वाला NCERT का पॉइंट है, ये याद रखिएगा. नीट एस्पिरेंट्स आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था. तो देखो, रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन में हो सकती है, बट इन आयनाइजेशन इट इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक. मतलब एनर्जी हमेशा क्या पड़ेगी? हमें देनी ही पड़ेगी. एनर्जी कभी वो रिलीज आउट नहीं करेगी. ओके और फिर अगर इलेक्ट्रॉन आपकी गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एफिनिटी क्या होती है? तो ये हमारा नेगेटिव जो भी एनर्जी चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो अब देखो इससे क्या होता है, तो ऑब्वियसली हमारे जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो कब बनते हैं? बहुत ईजिली तब बनते हैं जब आपके एलिमेंट्स के बीच में क्या हो? कंपेरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज और एलिमेंट्स के साथ कंपेरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू अगर प्रेजेंट होगी, तो हाँ बिल्कुल आपकी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की एक क्राइटेरिया है जिसमें आपकी कब बनती है ये? तो आपके लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले होने चाहिए, और साथ ही एलिमेंट में जो हो दोनों में डिफरेंस क्रिएट होनी चाहिए. तो सबसे मोस्ट आयनिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं? आपके केटायंस, जो कि कहाँ से डिराइव होते हैं? तो मेटेलिक एलिमेंट्स. और एनायंस कहाँ से बनते हैं? तो आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट से बनते हैं. जैसे कि अमोनियम आयन NH4+, ये कैसे बना है? तो 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट से. ये एक एक्सेप्शन केस है. और ये क्या बनाती है? आपकी केटायन बनाती है नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के लिए. मतलब इट फॉर्म्स द केटायन. वो केटायन बन के रहती है बहुत सारे आपके आयनिक कंपाउंड्स के लिए.
तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होता है हमारे क्रिस्टलाइन स्टेट में कैसे होते हैं, तो ये ऑर्डरली देखा जाए तो 3D अरेंजमेंट ये शो करते हैं कैटायंस का एंड एनायंस का, जो कि एक कोलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जी की वजह से एक दूसरे से होल्ड ऑन रहते हैं, मतलब एक दूसरे के पास में रहते हैं। और ये कंपाउंड्स जो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो आयन्स की साइज के अकॉर्डिंग करते हैं, और इनकी जो पैकेजिंग जो अरेंजमेंट्स होती है और भी कुछ अदर फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करती है। और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है आपकी सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl रॉक सॉल्ट, इसका एग्जांपल यहाँ पे एक दिया गया है, देखो रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर है, तो ये जो छोटे वाले आपके जो दिखाया जा रहा है डैट इज सोडियम, एंड जो बड़े एटम्स दिखाया जा रहा है डैट इज क्लोरीन। क्लोरीन को बड़ा क्यों दिखाया जा रहा है, बिकॉज उसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है आपकी, और सोडियम, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग। अब देखो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, तो जो आपका सम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, समटाइम्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट स्टिल जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपके एनर्जी रिलीज होते हैं जब वो फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टल लैटिस का। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके सोडियम के फॉर्मेशन के लिए, अगर सोडियम गैसियस स्टेट में है तो कितनी चाहिए होती है हमें, 495.8 किलो जूल पर मोल। डैट मीन्स कि अगर आप मैं इसकी बात करूँ बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी चाह रही है, तो डैट मीन्स ये एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक, इट विल बी एंडोथर्मिक। वैसे ही अगर वाइल देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है हमारे चेंज, जैसे क्लोरीन है गैसियस स्टेट में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करता है, तो इसकी कितनी होगी, -348.7 किलो जूल पर मोल। और इन दोनों का सम जो होता है कितना होता है, तो दोनों को सम कर दोगे तो ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट होगी, तो डैट मीन्स 147 किलो जूल पर मोल, जो कि हमारा मोर देन होता है कितना, कंपनसेटेड एंथैल्पी हमारे लेटेस्ट फॉर्मेशन से ज़्यादा, मतलब लेटेस्ट फॉर्मेशन जो सॉलिड स्टेट में जब देखा जाता है तो आपका इतना किलो जूल पर मोल होती है, बट गैसियस स्टेट में डैट विल चेंज। तो अगर आप इससे ये पूछा जाए कि स्टेट ऑफ मैटर से क्या आपकी इंथैल्पी भी चेंज होती है, तो यस, स्टेट ऑफ मैटर की वजह से इंथैल्पी में भी चेंज आते हैं, उसके वैल्यूज़ भी क्या होते हैं, डेविएट होते हैं। तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, ये क्या है, ज़्यादा है, मोर देन एज कम्पेयर टू हमारी एनर्जी एब्जॉर्प्शन, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक। और इसमें क्वालिटेटिव अगर मेजर देखा जाए तो स्टेबिलिटी एक आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, कब प्रोवाइड होती है, तो वो उसके एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, मतलब वो कितना अपने आप को स्ट्रांगली सॉलिड फॉर्म में बना सकता है, ना कि सिंपली कि वो एक ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जैसे इन गैसियस स्टेट। तो उससे हम नहीं बता सकते हैं कि उसकी हम क्वालिटेटिव, मतलब उसकी क्वालिटी आयनिक कंपाउंड के आप इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते। तो सिंस हमारे जो लैटिस एंथैल्पी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के फॉर्मेशन में, आपके आयनिक कंपाउंड्स में। तो चलिए थोड़ा सा लैटिस एंथैल्पी के बारे में समझते हैं बेटा, आपके ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस। अब देखो लैटिस एंथैल्पी, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, तो आपकी जब भी एक आयनिक सॉलिड जो होती है ये डिफाइन करती है जो भी एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है, कंप्लीटली आपके सेपरेट करती है 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को, किसमें, गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लैटिस एंथैल्पी आपके NaCl की कितनी होती है, 788 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, सेपरेट करने के लिए। जब हम 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl को किस में कंप्लीट ये करें, सेपरेट करें इनटू मोल ऑफ Na प्लस गैस एंड 1 मोल ऑफ Cl गैस टू एन इन्फिनाइट डिस्टेंस। मतलब इसको सिंपल सी भाषा में बेटा अगर आप समझो तो लैटिस एंथैल्पी उसे कहते हैं जिसमें आपके अगर आयनिक सॉलिड, अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है कि हम उसे किस में कन्वर्ट कर दें, उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो डैट इज़ योर लैटिस एंथैल्पी। मतलब कि वो एक पत्थर जैसा था, अब उसे क्या बना देना है, गैस बना देना है, तो डैट इज़ लैटिस एंथैल्पी। जैसे कि आपने देखा होगा ड्राई ऑक्सीजन, देखा है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, तो वो सारी आपकी क्या होती है, या फिर आइस्ड फॉर्म में आइस्ड वाटर, है ना, तो दीज आर, जब वो गैस में चेंज होती है तो क्या होती है आपकी लैटिस एंथैल्पी की हेल्प से। और इस प्रोसेस में आपके क्या होते हैं, तो आपके जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं बिटवीन हमारे जो भी आयंस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस वाले, एंड रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं दोनों आयंस के बीच में, लाइक लार्ज चार्ज, तो आपके सॉलिड क्रिस्टल जो होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें पॉसिबल नहीं होता है कैलकुलेट करना एक लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्टली ही हम किसी भी इंटरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सल से हम कैलकुलेट कर पाए। तो इसमें भी कुछ और फैक्टर्स भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल ज्योमेट्री, जिसमें हम क्रिस्टल ज्योमेट्री में बेटा आप क्या पढ़ेंगे, तो बॉन्ड पैरामीटर्स में देखेंगे। सबसे पहला बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सो मूविंग फर्दर टू बॉन्ड लेंथ। तो मुझे अब इतना मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को लैटिस एंथैल्पी समझ में आ गई होगी। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिकली ये जो बॉन्डिंग हो रही है, हाउ इज दिस फॉर्मिंग, आई होप यू आर गेटिंग दिस।
चलिए आते हैं बॉन्ड लेंथ पे। अब देखो बॉन्ड लेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जो भी आपके इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होते हैं किसके बीच में सॉरी हाँ, तो जो भी आपकी क्या होती है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है बिटवीन व्हाट, तो जो भी आपके न्यूक्लियाई होते हैं टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम का न्यूक्लियस ये रहा, क्लोरीन का ये रहा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डैट इज़ अ बॉन्ड लेंथ सिंपल भाषा में। तो बॉन्ड लेंथ को हम मेज़र कैसे करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक या फिर आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स की मदद से ये कर सकते हैं, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और जितने भी आपके एटम्स जो होते हैं बॉन्डेड पेयर में क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को डिनोट करते हैं। अगर मैं इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूँ बेटा, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होता है हमारे हर एटम से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम, तो वो क्या होती है आपकी कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवैलेंट रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो भी हमारे रेडियस होते हैं एटम की कोर्स के, जो कि उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं किसके साथ, तो कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम एक बॉन्डेड सिचुएशन में, तो इस तरीके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। तो देखते हैं कोवैलेंट रेडियस क्या होती है, तो ये हाफ डिस्टेंस होती है किसके बीच में, बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, जो कि एक किससे जुड़ रहे हैं, तो आपके कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो उसके बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, जैसे ए बी क्या है, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका रेडियस और इसका डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी, मतलब आर जो है बॉन्ड लेंथ है, आर ए क्या है और आर बी क्या है, तो आपके कोवैलेंट रेडियाई है एटम्स ए एंड बी का। तो इस तरीके से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, आपके कोवैलेंट बॉन्ड को। तो आई थिंक आपको आयनिक क्या मतलब बेसिकली कोवैलेंट रेडियस बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई होगी, मतलब न्यूक्लियस के बीच वाला डिस्टेंस है, क्योंकि अब देखो रेडियस अगर मैं ले रही हूँ तो डैट मीन्स कि वो न्यूक्लियस के डिस्टेंस को ही तो ले रही हूँ ना, है ना। अब देखते हैं वंडरवॉल्स आपके क्या होते हैं, तो वंडरवॉल्स रेडियस जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ओवरऑल साइज, मतलब पूरे एटम का क्या साइज है, मतलब ये पूरा जो एटम है इसका पूरा साइज क्या है, तो जिसमें आपके पूरे वैलेंस सेल भी आ जाते हैं एक नॉन बॉन्डेड सिचुएशन के केस में भी। तो फर्दर जो हमारे वंडरवॉल्स रेडियस होते हैं ये क्या होती है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होती है जो भी हमारे टू सिमिलर एटम्स के बीच में क्या कर रही है, एक सेपरेट मॉलिक्यूल्स में, वो भी सॉलिड स्टेट में। तो कोवैलेंट एंड वंडरवॉल्स रेडियस जो होते हैं क्लोरीन में कुछ इस तरीके से बताया गया। अब देखो लुक एट दिस फिगर, कोवैलेंट एंड वंडरवॉल्स रेडियस एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में है, जिसमें आपके इनर सर्कल्स जो हो रहे हैं आपके क्या कर रहे हैं, इस क्लोरीन के साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आर वी ये वाले हो गए, और आपके फिर आर सी ये क्या बता रहे हैं, आपके वंडरवॉल्स की रेडियस को बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक एटम का रेडियस हो गया, समझ के, ठीक है। और भी कुछ टिपिकल आपके पूरे बॉन्ड लेंथ, मतलब एवरेज बॉन्ड लेंथ दिया, जैसे कि बॉन्ड टाइप अगर OH है तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर होगा, CH में 107, NO में 136, CO में 143, CN 143, CC आपका 154, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में फिर 121। तो देखो डबल बॉन्ड में क्या हो रही है, रेडियस कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। अब देखो सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो सबसे अगर इसके रेडियस को अरेंज करने के लिए मैं दे दूँ तो हाउ यू विल अरेंज दिस, कैसे इसको अरेंज करोगे, तो आपकी रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है या फिर घट रही है, सो इट इज़ डिक्रीजिंग। जैसे जैसे बॉन्ड क्या हो जाती है आपके बढ़ते जाती है तो रेडियस क्या होने लगती है, घटने लगती है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ। अब समझते हैं बेटा बॉन्ड एंगल, तो ये क्या डिफाइन करती है, मतलब दो एटम्स के बीच के, मतलब हाँ सॉरी बेसिकली आपके जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसके बीच के एंगल को बताती है, और बॉन्ड के बीच के एंगल को भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आपके एंगल जो भी किसके बीच में होती है, तो ऑर्बिटल्स जिसमें आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, जो भी एक मॉलिक्यूल में या फिर एक कॉम्प्लेक्स आयन में। तो बॉन्ड एंगल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो डिग्री में, जिसमें हमारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ही करते हैं, और इसमें हमारी कुछ आइडिया लगती है हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ऑर्बिटल्स के किसके अराउंड, तो सेंट्रल एटम एक मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन में। तो इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं, इसकी शेप को। तो फॉर एग्जांपल जैसे HOH बॉन्ड एंगल वाटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रहा HOH कितना होता है 104.5 डिग्री, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे आपके और भी दिए हुए हैं बॉन्ड लेंथ इन सम कॉमन मॉलिक्यूल्स, जैसे H2 में 74, F2। तो एक बार ये NCERT वाले बेटा जो चार्ट्स होते हैं ना, देखो अब देखो HF, HCl, HBr, HI, अब इसके बॉन्ड लेंथ को और कंपेयर करने के लिए देंगे तो कर लोगे, सबसे कम किसका होगा, HF का होगा, फिर उससे कम HCl, फिर उससे कम HBr एंड HI का सबसे
ज़्यादा होगा। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर पाते हो, कंपेयर कर पाते हो। वैसे ही देखो अगर H2F2Cl2 इसमें भी क्या हो रहा है, जस्ट ऐसे ही हो रहा है। मतलब आप अलॉन्ग अगर ग्रुप जा रहे हो तो आपके बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। पीरियड के अलॉन्ग जाओगे तो घटेगी। अब यहाँ से आप ये सोच सकते हो, बट बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है हाउ टू अरेंज दी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को कैसे अरेंज करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, हाँ हेलो।